हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर फेडरलिज्म। मैंने कल आपको एक वीडियो भेजी थी, आपने देखा होगा, आपको कुछ तो क्लियर हो गया होगा। मोस्टली 70% चैप्टर आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। फिर भी हम थोड़ा सा करते हैं इसके बारे में। फेडरलिज्म का क्या मीनिंग होता है? संघवाद। मीन एग्रीमेंट, आपने डिक्शनरी मीनिंग भी उसमें देखा था वीडियो में। हमने लास्ट जो चैप्टर किया था पावर शेयरिंग का, पावर शेयरिंग के चैप्टर में हमने जो था वो 2 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा था, बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम में क्या देखा था हमने कि बेल्जियम में जो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस आई थी, उसमें क्या चेंजेस आई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेकर जो थी वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई थी। जो इससे पहले था, कहते स्टेट गवर्नमेंट के पास जो थे वो इतने राइट नहीं थे। मोस्टली सारे राइट जो थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थे। लेकिन 1993 में जो थे वो वहाँ पर चेंजेस की गई। हमने देखा था 4 बार वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में जो थी चेंजेस हुई थी। तो 1993 में जो चेंजेस आई थी उसके बाद जो थी वो कुछ पावर जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट से वापस ले ली गई थी और स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई थी। जो कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो थे वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए गए थे। अब जो थी स्टेट गवर्नमेंट वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं थी। इसलिए कहते पहले जो था वो बेल्जियम में यूनिटरी रूल था, एकात्मक प्रणाली थी। लेकिन उसके बाद जो था वो फेडरल रूल वहाँ पर जो था वो स्टार्ट हो गया था, संघीय। लेकिन श्रीलंका की अगर हम देखें, श्रीलंका में क्या है, बट इन श्रीलंका टिल नाउ यूनिटरी रूल सिस्टम वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट हैव ऑल राइट्स। जबकि तमिल्स जो हैं वो चाहते हैं कि वहाँ पर भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो फेडरल रूल जो है वो चले, वहाँ पर भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स सभी को बराबर मिलने चाहिए। इन 2 कंट्रीज़ के बारे में हमने पहले पढ़ा था, पहले हम कर चुके हैं। अब हम देखेंगे फेडरलिज्म। फेडरलिज्म होता क्या है? क्या होता है फेडरलिज्म? क्या होता है? इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक तरह की गवर्नमेंट की फॉर्म है, इन विच पावर्स आर डिवाइडेड इन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जहाँ पर पावर्स जो है वो अलग अलग लेवल पर डिवाइड कर दी जाती हैं। कैसे डिवाइड होती हैं? फेडरल इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर्स इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल थ्रू एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स ऑफ कंट्री। सेंट्रल्स के पास होती हैं पावर, दूसरी जो उतनी जितनी भी संवैधानिक यूनिट्स होती हैं उनमें जो है वो पावर्स को बांट दिया जाता है। Usually, federalism has 2 levels of government. One is the central government and for the entire country, and the other is the state government at the level of प्रोविंसेस ऑफ स्टेट। कहते हैं 2 तरह की फेडरलिज्म में 2 तरह की सरकार होती है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी जो होती है स्टेट गवर्नमेंट। अभी हमने ऊपर देखा था कि श्रीलंका में जो है वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये आपको क्वेश्चन आ जाता है, आपका एक्सरसाइज का भी है क्वेश्चन नंबर 2। डिफरेंशिएट, क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी, पहले 2 मैप के हैं, उसके बाद 3rd क्वेश्चन, उसके बाद 4th क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द यूनिटरी सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। यूनिटरी और फेडरल फॉर्म में डिफरेंस क्या क्या पाए जाते हैं, क्या क्या आपके डिफरेंस होंगे। देखो क्या है, सबसे पहले यूनिटरी सिस्टम क्या है? देयर इज़ ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कौन सा होता है? सिर्फ एक लेवल गवर्नमेंट होता है। एंड सब यूनिट एंड सबॉर्डिनेट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सब यूनिट होती हैं वो किसको सबॉर्डिनेट करती हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन हमने फेडरल सिस्टम में क्या होता है, अभी हमने ऊपर देखा था, देयर आर 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, 2 टायर सिस्टम होता है या 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास और ऑर्डर टू द प्रोविंसेस और लोकल गवर्नमेंट। इसमें यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो प्रोविंसेस के लिए या स्टेट्स के लिए रूल, कोई भी रूल जो है वो पास कर सकती है। लेकिन जो फेडरल सिस्टम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कोई भी रूल पास नहीं कर सकती। उसी तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है इज़ अ सुप्रीम। जो यूनिटरी सिस्टम में क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम होती है। एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स एक्सरसाइज ओनली पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डेलीगेटेड टू them. The power may be broadened and narrowed by the central government. कहते हैं सेंट्रल मतलब मेन क्या हो गया कि सारी पावर्स जो होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। लेकिन फेडरल सिस्टम में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ऑन फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट्स के पास अपनी पावर्स होती हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं होती अगर ये अपनी स्टेट में कोई रूल लागू करती है। आजकल तो बेटे आप इसका एग्जांपल, लाइव एग्जांपल देख रहे हो फेडरल सिस्टम का कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मिलकर जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी को बाइंड अप नहीं कर रही कि आप अपनी स्टेट में जो है वो इसको अपना जो हमारा ये लॉकडाउन चल रहा है उसको
जारी रखो, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट की ही मर्जी है जिसकी वजह से वो लोग ऐसा कर रहे हैं। आगे देखो फीचर्स, की फीचर्स देखो क्या है, फेडरलिज्म के फीचर्स क्या हैं। देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, 2 लेवल की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स, दोनों लेवल की जो गवर्नमेंट होती है वो सेम सिटीजन्स के ऊपर रूल कर रही होती है। अगर हम देखें कि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर जो चुना जाता है वो हमारी तरफ, हमारे सभी लोगों के द्वारा, सभी स्टेट्स के लोग मिलकर चुनते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के इलेक्शन होते हैं। तो और इसी तरह जो लेजिस्लेटिव के इलेक्शन होते हैं वो भी जो होते हैं वो सेम पीपल्स होते हैं जिनके ऊपर गवर्न करते हैं। आगे थर्ड हमारा है जो जुडिक्शन ऑफ लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो जुडिक्शन लेवल होता है वो स्पेसिफाई कर दिया जाता है इस कॉन्स्टिट्यूशन में कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जो हैं वो कानूनी दायरे कौन से हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स के जो हैं वो कानूनी दायरे कौन कौन से हैं। आगे चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी मेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ ईच लेवल। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस होती हैं हमने देखा था क्लास 9th में भी, अमेंडमेंट मेथड्स पढ़े थे हमने। 2/3 मेजॉरिटी जो होती है वो कंपल्सरी होती है ना, 2/3 मेजॉरिटी, और उसके बाद 50% लेजिस्लेटिव, विधानसभा में जो है वो 50%, अगर हमारी 28 स्टेट्स हैं तो 15 स्टेट्स की जो है वो उसमें मंजूरी चाहिए, तभी जो है वो कोई भी बदलाव किया जा सकता है या फिर नया संविधान बनाया जा सकता है। उसके बाद है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैं किसी भी गवर्नमेंट के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, वैसे तो गवर्नमेंट जो भी टैक्स कलेक्ट करती है टैक्सेस से कलेक्ट करती है, गवर्नमेंट के जो सोर्सेज होते हैं, तो दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी जाती है कि वो जो है वो अपने रेवेन्यू कलेक्ट करने के कोई भी मेथड अपना सकती है, कोई भी मतलब लीजिबल हो मेथड हो। आगे कोर्ट्स हैव द पावर्स टू इंटरप्रेट द पावर्स ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो किसके पास ये पावर होती है, सुप्रीम कोर्ट्स के पास पावर होती है कि वो इनके झगड़े को सुलझाए। और अगर दो स्टेट्स के बीच में भी झगड़ा होता है तो जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो इनकी समस्या का समाधान करे और इनके झगड़े को सुलझाए, और जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिए जाते हैं वो इन लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं। आगे फेडरल क्या है, एन आइडिया और फेडरल सिस्टम हैज़ 2 एस्पेक्ट्स, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। क्या है इनका मेन, फेडरलिज्म का जो मेन फीचर क्या है, म्यूचुअल इंटरेस्ट, यानी कि स्टेट सेंटर के ऊपर इंटरेस्ट रखती है और सेंटर जो है वो स्टेट के ऊपर इंटरेस्ट रखती है, और दोनों जो है वो साथ मिलकर चलेंगे तभी जो है वो प्रोग्रेस होगी। अगर अब स्टेट और सेंटर जैसे साथ मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, जो इतनी बड़ी आपदा डिज़ास्टर हमारे देश के ऊपर आई है, तभी जो है वो हम लोग उससे बाहर निकलने में कामयाब हो पाएंगे अगर मिलकर काम करेंगे। आगे है रूट्स ऑफ एस्टैब्लिश फेडरलिज्म। 2 तरह के रूट्स होते हैं, एक तो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म एंड सेकंड वन है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में देखो क्या है, इसमें ऑल इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म बिगर यूनिट। सभी जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होती हैं मिलकर एक बिगर यूनिट बनाती हैं, जैसे कि USA में है, अमेरिका में है, स्विट्ज़रलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में है। इसमें क्या है, ऑल कॉन्स्टिट्यूट हैव इक्वल पावर एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशन टू फेडरल गवर्नमेंट। सभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है इनके पास इक्वल पावर होती है और स्ट्रॉन्ग रिलेशन होते हैं इनके आपस में। ये कहाँ पाया जाता है, ये USA, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। दूसरी है होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में क्या है, लार्ज कंट्री डिवाइड द पावर बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर। बड़े जो देश होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें देखो क्या है, उसमें क्या था कि ऑल इंडिपेंडेंट स्टेट कम टुगेदर, सभी इंडिपेंडेंट स्टेट इकट्ठे आकर बिग यूनिट बनाते हैं। इसमें क्या है, बड़े देश जो क्या करते हैं अपनी पावर्स को डिवाइड कर देते हैं स्टेट और सेंटर के बीच में। इसमें सेंटर इज़ मोर पावरफुल दैन द स्टेट, लेकिन इसमें क्या था, ऑल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर और स्टेट्स के पास इक्वल पावर्स होती हैं। इसमें क्या है, इसके एग्जाम्पल कौन से थे, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इसके एग्जाम्पल इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर द एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर। ये भी आपको जो है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग। यहाँ सिर्फ एक ही आ जाता है, साथ अगर संघ बनाना और साथ संघ बनाना में कमिंग टुगेदर फेडरेशन के फीचर्स बताओ। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। भारत को जो है वो फेडरल कंट्री किसने बनाया है,
कैसे बनाया। अगर हम ये आप देखो इंडिपेंडेंस के टाइम का अगर हम मैप देखते हैं, इसमें जो पिंक कलर्स के दिखाए गए ये प्रोविंशियल स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स थी, इनके ऊपर राजाओं का राज था। और जो येलो कलर दिखाया वो ब्रिटिशर्स का रूल था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था हमने देखा ना 500 से अब कितनी सारी स्टेट्स थी जिनको कि हमने भारत में मिलाया था, जिनको फ्रीडम दे दी गई थी। वो चाहे किसी भी उसमें जा सकते हैं, इंडिया या पाकिस्तान किसी के साथ मिल सकते हैं। इसमें दिया है, कहते हैं न्यू बाउंड्रीज़ को देखो, कई ओल्ड स्टेट्स हैं जो कि न्यू स्टेट्स बन गई हैं उसके बाद में। उसके बाद अगर हम देखें 1956 में, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो थी वो अलग अलग स्टेट बनी, लेकिन 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर द इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडियन यूनियन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म। यूनियन ऑफ स्टेट्स बना दिया था। देखो कितनी सारी स्टेट्स बनेंगी अगर इनको काउंट करोगे। उसके बाद भी कई चेंजेस आई हैं जब हमारी स्टेट्स अभी पीछे 2017-16 में जब तेलंगाना तो आप लोगों के सामने बनी है, आंध्र प्रदेश से अलग हुई। आंध्र प्रदेश इतनी बड़ी स्टेट थी, उसको अलग करके अलग आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनी थी। कुछ लिंग्विस्टिक आधार पर जो था वो इनको चेंजेस किया गया था। इंडिया में हमारे जो है वो 3 टायर सिस्टम है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का 3 टायर सिस्टम है। कौन कौन से हैं वो, कैसे, मतलब जो हमने देखा है कि ऊपर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को, तो उनकी पावर्स क्या क्या हैं, उनको लिमिटेशंस में रखा गया है कि आप ये पावर यूज़ करोगे, आप ये कौन कौन सी है लिस्ट बना दी गई हैं कि इसके ऊपर डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, इसके ऊपर डिसीजन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लेगी। सबसे पहले है हमारी यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट का ये हमने क्लास 8th में भी किया है, 9th में भी किया है। यूनियन लिस्ट इंक्लूडेड अ सब्जेक्ट रिलेटेड टू द नेशनल इंपॉर्टेंस एंड यूनियन अलॉन कैन मेक लॉ। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट ही इसके ऊपर लॉ बना सकती है। डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर एंड कम्युनिकेशंस इसके मेन सब्जेक्ट आ जाते हैं। एंड कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, किसके द्वारा कंट्रोल होती है, ये पार्लियामेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। ये इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं रिलेटेड टू द स्टेट इंपॉर्टेंस। जैसे हमारी हरियाणा में, हरियाणा हमारी जो है वो हरियाणा की इंपॉर्टेंस के लिए अगर हरियाणा गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है तो कौन कौन से इसके सब्जेक्ट हैं, पुलिस, ट्रेड, कमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। किसके द्वारा कंट्रोल होती है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद है कॉन्करेंट लिस्ट, इसको हम लोग जो है वो यूनियन लिस्ट, संघ सूची, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, और इसको हम बोलते हैं समवर्ती सूची। कॉन्करेंट लिस्ट ये कौन सी होती है, इंक्लूडेड अ सब्जेक्ट रिलेटेड टू द कॉमन इंटरेस्ट, बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन फॉर्म लॉज। इसके ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं। ये कौन कौन सी होती हैं, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। ये दोनों के द्वारा कंट्रोल होती है। बट इफ़ देयर वर कन्फ्लिक्ट दैन द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल दैन द स्टेट गवर्नमेंट। अगर दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल बनाती है वही रूल जो है वो मान्य होता है। उसके बाद कुछ ऐसी सब्जेक्ट थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था, जैसे IT सेक्टर देख लो, हम कंप्यूटर लगा लो, तो उनसे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं जो कौन बनाता है, और सब्जेक्ट्स विच डू नॉट फॉल अंडर दीज 3 लिस्ट, जो इन तीनों लिस्ट में नहीं हैं, यूनियन गवर्नमेंट अलोन हैज़ द पावर टू मेक लॉज। जैसे कि एग्जांपल कौन से हैं हमारे, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में।